हेलो दोस्तों, कॉरपोरेट करियर गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त भुजंग अर्जुन कामटे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोफेशनल। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट अट्रैक्टिव सीवी, हाउ टू राइट अट्रैक्टिव रिज्यूमे। दोस्तों, आपका सीवी आपके लिए आपका फेस होता है कॉरपोरेट वर्ल्ड में। जैसे मैं बताऊंगा दोस्तों कि अगर आपका सीवी अट्रैक्टिव होगा, आपका सीवी बहुत स्मार्ट होना चाहिए। दोस्तों, आपका सीवी आपको रिक्रूटर तक पहुंचने का काम करता है। आपका रिज्यूमे, आपका सीवी, अगर दोस्तों आपका सीवी, आपका रिज्यूमे अगर अट्रैक्टिव होगा, आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा, आपके पास मल्टीपल इंटरव्यूज के कॉल आएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू राइट अट्रैक्टिव रिज्यूमे, हाउ टू राइट अट्रैक्टिव सीवी। आपको आपका खुद का सीवी कैसे लिखना चाहिए, उसमें क्या चेंजेस करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, इसके बारे में आज आप बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू राइट अट्रैक्टिव सीवी, अट्रैक्टिव रिज्यूमे। दोस्तों, ये फ्रेशर लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग पास आउट हो जाते हैं कॉलेज से। पास आउट होने के बाद उन लोगों को कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाके आपको नौकरी सर्च करनी होती है। आपको नौकरी सर्च करते टाइम बहुत प्रॉब्लम आता है। आपके पास अट्रैक्टिव रिज्यूमे नहीं होता है। आप किसी साइबर कैफे में जाके आपका रिज्यूमे बनाते हैं तो साइबर कैफे वाले के पास एक ही फॉर्मेट होता है या दो तीन फॉर्मेट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, उसी फॉर्मेट में आपका नाम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ चेंजेस करके आपको दे देते हैं। और बहुत सारे फ्रेशर लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि कैसे रिज्यूमे लिखना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये पता नहीं होता है। इसीलिए उनका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता और उन लोगों को इंटरव्यू देने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं कैसे रिज्यूमे लिखेंगे और क्या लिखेंगे और क्या नहीं लिखेंगे। टू राइट अट्रैक्टिव रिज्यूमे एंड सीवी। मैं ये स्लाइड देखिए। इसमें मैंने आपको एक रिज्यूमे का फॉर्मेट दिया है। ये फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए है। फ्रेशर कैंडिडेट इस तरह से आपका रिज्यूमे लिखना चाहिए। इसी कंटेंट में उनका रिज्यूमे होना चाहिए। फ्रेशर दोस्तों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, दोस्तों अगर आपके पास सीवी है, रिज्यूमे है, तो इस फॉर्मेट में इस फॉर्मेट के कंटेंट के हिसाब से आपका सीवी है कि नहीं, वो आप खुद चेक कर सकते हो। और आपका जो अभी बना हुआ रिज्यूमे है, आपका सीवी है, वो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और naukri.com में अपलोड कर सकते हैं। तो आपको मल्टीपल इंटरव्यूज के कॉल आ जाएंगे, बिकॉज आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा और आपके पास कॉल आएगा। तो दोस्तों, आपको ऊपर हेडलाइन में कुछ भी नहीं लिखना है, ना रिज्यूमे लिखना है, ना सीवी लिखना है। ना है आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, उसके साथ आपको उसमें लिखना है आपका एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस उसमें टॉप में आपको लिखना है। आप लिखोगे करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव वो आपके हिसाब से आपको लिखना है, क्योंकि कभी कभी हायरिंग मैनेजर, रिक्रूटिंग मैनेजर आपको आपके ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछते हैं, तो उसी रिज्यूमे में पढ़ के आपको पूछेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। प्रोजेक्ट डिटेल्स। दोस्तों, आपको इसमें क्या लिखना है, जैसे आप कोई कॉलेज से डिग्री लेते हो, तो डिग्री लेते टाइम आप इंटर्नशिप प्रोजेक्ट करते हो, तो इंटर्नशिप प्रोजेक्ट का डिटेल आपको यहाँ लिखना है। प्रोजेक्ट टाइटल लिखना है, प्रोजेक्ट एरिया लिखना है, कौन से कंपनी में किया, ड्यूरेशन क्या था, वो डेट वाइज आपको ड्यूरेशन भी लिखना है। उसके साथ आपको उस प्रोजेक्ट में आपने क्या लर्न किया वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लिखना है, ग्रेजुएशन लिखना है, हायर सेकेंडरी स्कूल में क्या पढ़ाई की उसके बारे में लिखना है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बारे में लिखना है। तो दोस्तों, आप इसमें इस तरह से लिख सकते हो। देन आपको लिखना है की स्किल्स। आपके पास क्या स्किल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएससी आईटी, टैली, ईआरपी, एसएपी, जो भी आपके पास टेक्निकल स्किल है वो आप इसमें लिखना है कि ये आपके पास इतने सारे स्किल अवेलेबल है। तो हायरिंग मैनेजर को, रिक्रूटर को पता होना चाहिए कि आपके पास क्या स्किल है। देन अवार्ड्स एंड अचीवमेंट। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट आपको, अगर आप फ्रेशर है तो आपके पास कोई अवार्ड्स नहीं होगा,
तो कोई अचीवमेंट्स नहीं होगी। दोस्तों, जब आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे डिबेट्स होते हैं। तो उसके तहत आपने जो भी अवार्ड्स ओन किया है, जो अचीवमेंट आपने किया है, तो वो अचीवमेंट, वो अवार्ड्स आपको यहाँ मेंशन करना चाहिए। स्कूलिंग टाइमिंग में आपने जो भी अचीवमेंट्स, अवार्ड्स आपको मिला होगा तो आपको यहाँ मेंशन करना है। अगर किसी को कुछ नहीं मिला है तो कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों, उसके बाद आपको लिखना है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको क्या लिखना है, आप स्कूल टाइम में जब पढ़ाई करते थे तो कौन से फंक्शन में आपने पार्टिसिपेट किया था, कौन से अवार्ड्स आपको मिले थे, किस तरह से आपने पार्टिसिपेट किया था, कौन से फंक्शन में किया था, कौन सा फंक्शन आपने ऑर्गेनाइज किया था, कौन सी इवेंट आपने ऑर्गेनाइज की थी, उसमें आप क्या क्या पार्टिसिपेशन रहा, वो आपको इसमें लिखना है। पर्सनल डिटेल्स, तो दोस्तों पर्सनल डिटेल्स में बहुत सारे लोग रिपीट करते हैं आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम। तो जरूरी नहीं है यहाँ पे आपको आपका नेम, फादर नेम लिखने की, क्योंकि ऊपर आपने अपना खुद का नाम डाल दिया है। तो आप नीचे लिखना है डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस और लैंग्वेज नोन। जितनी भी लैंग्वेजेस आपको मालूम है उसमें यहाँ आपको लिखना है। दोस्तों ये रहा फॉर्मेट फॉर फ्रेशर कैंडिडेट्स। तो दोस्तों इस तरह से आपका सीवी होना चाहिए, इस तरह से आपको सीवी को फॉर्मेट करना है। दोस्तों इस स्लाइड को देखिए, इसमें मैंने आपको नया फॉर्मेट, दूसरा फॉर्मेट दिखाया है। इस फॉर्मेट में एक कैंडिडेट ने एक ही कंपनी में काम किया है, तो वो इस तरह से फॉर्मेटिंग आपके सीवी को कर सकता है, क्योंकि उसके पास कम से कम 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होगा या 3 साल का होगा। तो आप इस तरह से लिखना चाहिए। तो देखो मैंने क्या लिखा, ऊपर लिखा कि उसका नाम लिखा है, उसका एड्रेस लिखा हुआ है, मोबाइल, ईमेल आईडी, करियर ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल डिटेल, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी जब प्रोफेशनल डिटेल्स में आते हो तो आपको कंपनी का पूरा नाम लिखना है, ड्यूरेशन लिखना है पूरा, जरूरी है ये ड्यूरेशन कंपलसरी होना चाहिए। जब ड्यूरेशन नहीं लिखा होता है तो उसको पता नहीं होता है कि आपने कितना साल उस कंपनी में काम किया है, क्या क्या कितना साल, कितने पीरियड के लिए आपने उसमें काम किया हुआ है। डेजिग्नेशन, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जो भी आपका अभी डिजिग्नेशन मिला हुआ है वो यहाँ लिखना जरूरी होता है। और वर्क लोकेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस बंदे ने भाल्की, बीदर, कर्नाटका, तो इससे पता चल जाता है कि भाल्की लोकेशन में, बीदर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका स्टेट में इस बंदे ने काम किया है। जो भी आपके उस कंपनी में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही होगी वो आप यहाँ में लिख सकते हो पॉइंट वाइज। उसके बाद एकेडमिक डिटेल, तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप अच्छे स्कूल से पढ़ाई किया हुआ है, अगर आप मास्टर डिग्री आपके पास है, बैचलर डिग्री है, तो इस तरह से आपको लिखना चाहिए कि एकेडमिक डिटेल्स, एग्जामिनेशन पास्ट, कौन से एग्जामिनेशन आपने पास किया है, कौन सा कोर्स आप पास आउट हुए हो, उसमें बाद लिखना है, ये बहुत जरूरी है, कौन से इंस्टीट्यूशन से आपने पास आउट किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी थी और पास आउट कब हुए हैं, पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग। उसके बाद कंप्यूटर स्किल मैंने सेम बताया था। देन पर्सनल इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज, प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग सॉन्ग्स एंड वॉचिंग टीवीज, वो तो सब लिखते हैं, लेकिन दोस्तों अलग कुछ चीजें लिखो। पर्सनल डिटेल में यहाँ पे इसने लिखा फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, परमानेंट एड्रेस एंड लैंग्वेज नोन, एंड डिक्लेरेशन भी इसने लिखा हुआ है। पर्सनल डिटेल के बाद डिक्लेरेशन दे सकते हो, और उसके बाद आपको आपका रिज्यूमे 2 पेजेस में कंप्लीट करना है। एक्सपीरियंस पर्सन्स के लिए बता रहा हूँ, जैसे दोस्तों आपके पास 3-4 ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस हो जाता है, मोर देन 6 to 10 ईयर्स एक्सपीरियंस अगर आपके पास होता है, बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, इसलिए कि रिज्यूमे देखते ही रिक्रूटर ने उसको शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। रिक्रूटर के पास टाइम नहीं होता है कि आपका 5 पन्ने का, 4 पन्ने का रिज्यूमे पढ़ ले, उसके बाद आपका रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर ले। उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट का टाइम होता है एक रिज्यूमे के लिए। आपका 4 या 5 पन्ने का रिज्यूमे नहीं पढ़ पाते, तो आपका रिज्यूमे ज़्यादा से ज़्यादा 2 पन्ने का होना चाहिए। आपका सीवी ज़्यादा से ज़्यादा 2 पन्ने का होना चाहिए। इसको देख लीजिए, मैंने इसमें क्या किया है, मेरा ही खुद का रिज्यूमे आपको मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने मेरा नेम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, ईमेल आईडी, मोबाइल, उसमें लिखा है प्रोफेशनल समरी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग HR, IR एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तो मेरे पास जो भी स्किल है ना वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है।
मैंने स्किल, मेरे रोल्स रिस्पॉन्सिबल, मैं किसके कौन से काम कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ, तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं हैंडल कर सकता हूँ, मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो इसी से रिक्रूटर को, हायरिंग मैनेजर को पता चल जाएगा काम इस बंदे को आता है। तो सेम चीज आपको भी आपके रिज्यूमे में लिखनी है जो आप करते हो। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देखो, मैंने भी सेम लिखा है, नेम ऑफ, मैंने यहाँ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखा हुआ है मेरा। मैंने 2 कंपनी में सेम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो मैंने यहाँ लिखा है। और उसमें आपको मैंने बोला था वर्क लोकेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस लोकेशन से आपको पता चल जाएगा, रिक्रूटर को, हायरिंग मैनेजर को पता चल जाएगा कि इसने 1 से 2 स्टेट में काम किया है, तो बंदा कहाँ पे भी जाके काम कर सकता है। ठीक है, तो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपने लिखा। फिर मैंने तीसरी कंपनी का नाम लिखा। तीसरी कंपनी में मेरी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टार्टिंग वाली कंपनी में मेरी जो थी वो अलग थी, तो इसलिए मैंने अलग लिखा। दूसरा है, इसमें मैंने वर्क लोकेशन लिखा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोच्चि रिफाइनरी, एर्नाकुलम, केरला। तो इससे पता चल जाता है कि मैंने बहुत सारे मल्टीपल स्टेट में काम किया है। तो आप भी ऐसे आपने जहाँ जहाँ काम किया है वो वर्क लोकेशन यहाँ लिख सकते हो, तो आपका प्रोफाइल हाईलाइट भी हो जाएगी। क्योंकि रिक्रूटर्स को पता है, हायरिंग मैनेजर को पता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मल्टीपल स्टेट में उनका ऑपरेशन चल रहा है, तो ये बंदा जा सकता है। इसलिए आपके प्रोफाइल को वेटेज आ जाएगा और आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो सकता है। देन एजुकेशन भी मैंने बताया था कि किस तरह से आपको लिखना चाहिए, आपके परसेंटेज, कोर्स, ईयर ऑफ पासिंग, इंस्टीट्यूट, देन यूनिवर्सिटी, परसेंटेज लिखना है, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट लिखना है, पर्सनल डिटेल देखो बहुत शॉर्ट में लिखना है, इस तरह से होना चाहिए। लास्ट में आपको डेट डालना है, कौन से प्लेस में रहते हो वो डालना है, सिग्नेचर, नाम डाल के रखना है आप उसमें। बाद में जब किसी को ये सीवी देते हो तो वहाँ सिग्नेचर करके और डेट डाल के सबमिट करना है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए दोस्तों, ये सबसे अट्रैक्टिव रिज्यूमे मेरा खुद का ही है, सबसे अट्रैक्टिव बनाया है मैंने आज तक। अभी तक जो आपको मैंने फॉर्मेट दिखाया उस तरह से आप लिख सकते हो, लेकिन लास्ट में देखिए यह सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव सीवी आपको मैंने दिखाया है। दोस्तों इस फॉर्मेट में अगर आपका सीवी होगा तो देखते ही देखते हायरिंग मैनेजर, रिक्रूटिंग मैनेजर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट करेगा और इंटरव्यू के लिए क्लाइंट के पास भेजेगा या आपके सीनियर मैनेजर के पास। तो हायरिंग मैनेजर आपका सीवी सीनियर के पास इंटरव्यू के लिए, शॉर्टलिस्टिंग के लिए भेजेगा, शॉर्टलिस्ट होगा, आपका इंटरव्यू लाइनअप होगा और आप इंटरव्यू दे सकते हो। तो दोस्तों इसमें देखिए मैंने सिंपल लिखा हुआ है, एकदम सिंपल फॉर्मेट में लिखा हुआ, इसी से आपको पता चल जाएगा कि मैंने अभी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। मेरी ये चौथी कंपनी है, मैंने इसमें 4 कंपनी में काम किया हुआ है, तो इसीलिए मैंने इस तरह से फॉर्मेटिंग किया है। तो दोस्तों आप इसमें देख लीजिए, मैंने ऊपर ही लिख दिया हेडिंग, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोफेशनल। इसी से भी उनको पता चल जाएगा कि ये एचआर और आईआर का मैनेजर है। इसी से पता चल जाएगा कि इस बंदे का नॉलेज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में और इंडस्ट्रियल रिलेशन में है। उसमें मैंने लिखा है इंडस्ट्री प्रेफरेंस, तो मैन्युफैक्चरिंग लिखो, कौन सा लोकेशन प्रेफरेंसेस, महाराष्ट्र, एनीवेयर इन इंडिया, ऐसे लिख दो ना, तो पूरे इंडिया से आपको कॉल आने लगेंगे, बहुत कॉल आ जाएंगे आपको। अगर आप स्पेसिफिक आप लोकेशन लिखोगे ना, प्रेफरेंस प्रिफर्ड लोकेशन ओनली पुणे, तो पुणे से ही आएंगे, हैदराबाद वाला आपको कॉल नहीं करेगा। ये इसमें लिख दो कि अगर आप कौन से स्टेट के हैं तो पूरा स्टेट डाल दो, उसके बाद आप एनीवेयर इन इंडिया लिख दो, तो आपके पास बहुत सारे कॉल इंटरव्यू के आएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपका फॉर्मेटिंग होना चाहिए। आप कोर कॉम्पिटेंसीज लिखनी चाहिए। अगर आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज मीन्स की स्किल, आपके पास जो भी कोर कॉम्पिटेंसीज है पॉइंट वाइज लिख सकते हो। उसके बाद प्रोफाइल समरी, जो 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल आपने कोई कंपनी में काम किया है, तो उसमें आपके पास प्रोफाइल समरी में लिख सकते हो कि क्या आपका स्किल, आपने जो जो किया है, जो जो आपके अचीवमेंट है, उसको आप हाईलाइट करके लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ के आप लिख सकते हो। उसमें आपका, आपके डिपार्टमेंट के रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट नॉलेज के रिलेटेड, आपके प्रोफेशन के रिलेटेड वो डाटा आप इसमें भर सकते हो। इस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस में दोस्तों आप आपका जो करंटली वर्किंग कर रहे हैं वो उसको ऐसे हाईलाइट करके लिख दीजिए। उसमें आपको सिंपल लिखना है कि कौन सी कंपनी के साथ काम कर रहे हो
और प्लांट इंटीग्रेटेड है या ग्राइंडिंग यूनिट है या छोटा यूनिट है बड़ा यूनिट है, कौन से लोकेशन में है, कौन सा डिजिग्नेशन है, तो कहाँ से कहाँ तक आप काम कर रहे हो वो डेट वाइज आपको यहाँ लिखना है। कितनी मैन पावर आप यहाँ, कितनी मैन पावर आपके प्लांट में है, तो आपका मैन पावर हैंडलिंग कितने लोगों का है वो भी लिखना है। और उसमें आपके कंपनी के बारे में भी थोड़ा बहुत लिखना है। मैंने लिखा है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उनको पता चल जाता है कि इस बंदे ने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम किया है। तो रिपोर्टिंग किसको किया है, तो मैंने लिखा हुआ है कि हेड एचआर प्लांट, हेड एचआर प्लांट, सीनियर जनरल मैनेजर एचआर एंड एडमिन, उनको मैं रिपोर्ट करता था। तो मैंने यहाँ मेरे चारों ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे भी काम किया है तो वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि मैंने प्लांट में काम किया है, कॉर्पोरेट ऑफिस में काम किया है। तो आप ऐसा स्टेटिंग कर सकते हो, तो आपका सीवी, आपका रिज्यूमे जल्द से जल्द शॉर्टलिस्ट होगा और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएंगे और आपको ड्रीम जॉब मिल जाएगा। दोस्तों, ये मैंने 10 साल का एक्सपीरियंस के साथ लिखा हुआ है। तो 10 साल के अंदर, 12 साल के अंदर कौन से ट्रेनिंग अटेंड किए हैं उसके बारे में डिटेल आप इसमें लिख सकते हो। एकेडमिक डिटेल्स आपको लिखनी है। फिर एकेडमिक में कौन से प्रोजेक्ट आपने किए थे, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपने प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट किए थे। आईटी स्किल आपके पास अभी 10 साल के बाद क्या क्या आईटी स्किल है, तो मैंने लिखा है एडमिन टूल्स, ईआरपी, एसएपी, सीएलएमएस, ऑफिस टूल्स लिखा है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, आउटलुक, ये मैं हैंडल कर सकता हूँ, इसका नॉलेज मेरे पास है इसलिए मैंने लिखा है। और पर्सनल डिटेल में मैंने बताया कि 4 ही चीज़ें लिखनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज नॉलेज, परमानेंट एड्रेस और मैरिटल स्टेटस। ये बस आपको इतना ही लिखना है दोस्तों। इस तरह रिज्यूमे होगा तो दोस्तों आपका सीवी, रिज्यूमे जल्द ही जल्द शॉर्टलिस्ट होगा, आपके पास ज़्यादा इंटरव्यू के कॉल आ जाएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी से कॉल आएंगे, आप आपका ड्रीम जॉब पा सकते हो। दोस्तों, कॉर्पोरेट करियर गुरु चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। मोस्टली फ्रेशर लोगों के पास तो 100% ये वीडियो पहुंचना चाहिए। उन लोगों को फ़ायदा होगा जिन लोगों को कैसे रिज्यूमे लिखना चाहिए, कैसा रिज्यूमे ड्राफ्टिंग करना चाहिए, कैसा रिज्यूमे आपको अट्रैक्टिव रिज्यूमे होना चाहिए, वो जानकारी हो जाएगी। और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार से आप रिज्यूमे ड्राफ्टिंग करके अच्छी तरह से आप naukri.com में अपलोड करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मल्टीपल इंटरव्यूज़ कॉल आ जाएंगे। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपने अभी अट्रैक्टिव रिज्यूमे तो राइट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, naukri.com में अपलोड करना है। तो उसका भी एक वीडियो मैंने ये इस चैनल के अंदर यूट्यूब में डाला हुआ है, तो उसको आप देख लीजिए, हाउ टू हाईलाइट योर प्रोफाइल ऑन naukri.com, वो वीडियो है। और इंटरव्यू में बार बार फेल होने के रीज़न, ये 2 वीडियो आप देख लीजिए। ये 3 वीडियो के साथ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी रिज्यूमे अपलोड करने में, इंटरव्यू देने में